हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, जिसे कि आप कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसका जो दूसरा नाम है वो इसको ICF भी कहते हैं। ICF का मतलब है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर इसके पार्ट नंबर 1 में आज कई चीज़ें देखेंगे, जिसमें कि मैं इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डोमेन एंड रेंज और इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशन है वो क्या है, ये सारे कुछ अपन को देखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके मैं टोटल आपके करीब 5 पार्ट बनाऊंगा इन्वर्स की थ्योरी के। बाद में क्वेश्चंस के अलग से पार्ट दूंगा, तो आप इन सबको कंटिन्यू देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में इसमें क्या है। देखिए, जैसे कि आपने जनरली कोई फंक्शन देखा होगा, जैसे y = f(x). अब सभी लोग जानते हैं कि इसमें x क्या है। x है यहाँ पर डोमेन यानी प्रांत, जबकि y यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर रेंज है यानी परिसर, है ना। तो ये है आपका डोमेन और रेंज। अब ये डोमेन और रेंज क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन को कोई वैल्यू x की जगह देते हो तो वो तो प्रांत यानी डोमेन होता है, और जब फंक्शन आपको बदले में जो रिजल्ट देता है वो रेंज यानी परिसर होता है। कैसे, इसको थोड़ा सा अपन क्लियर करके देखते हैं। जैसे ले लिया, मान लो y = sin x, ठीक, ये कोई फंक्शन है। अब अगर मैं मान लो x की जगह यहाँ पर π/3 यानी 60 डिग्री रखूँ, तो ये अभी π/3 तो किसका काम कर रही है, डोमेन का यानी प्रांत का। लेकिन जब मैं ये π/3 की वैल्यू यहाँ इसको दूंगा तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी sin π/3 यानी sin 60, और sin 60 आपका होता है यहाँ पर √3/2। तो आपने देखा कि इस तरह ये हमने π/3 रखा तो हमको बदले में यहाँ पर क्या मिला, √3/2। तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है वो तो था π/3, और ये जो √3/2 है ये क्या निकली, इसकी रेंज। अब ये तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन। अब हम ये देखते हैं इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अपन कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अब जैसे ये y = sin x है, अब अगर मैं इसको x = sin इनवर्स y की फॉर्म में लिखूं तो ये आपका बन जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि y जो है वो तो अब डोमेन यानी प्रांत बन चुका है, और x जो है वो बन चुकी है यहाँ पर रेंज। तो कहने का मतलब सीधा है कि जो मूल फलन होता है, ओरिजिनल फंक्शन होता है, अगर उसके प्रांत और परिसर को हम आपस में चेंज कर दें तो उससे जो एक बाउंडेशन बनती है वो होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं कि वैल्यू इसमें कैसे निकालनी है। अगली हमारी हेडिंग है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के व्यापक मान यानी जनरल वैल्यू ऑफ ITF। अब ये जनरल वैल्यू होती क्या है, चलिए पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको कोई वैल्यू दे दी कि y = sin इनवर्स 1/√2, ठीक, ये कोई वैल्यू दे दी। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप सभी लोग जानते हो कि 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin π/4। और जैसा कि अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ sin x जो होता है उसे x लिखा जा सकता है, तो साइन इनवर्स ऑफ sin π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई π/4। लेकिन अब यहाँ पर आपसे कोई ये भी कह सकता है कि साइन जो 135 डिग्री की वैल्यू है यानी sin 3π/4 वो भी 1/√2 होती है। तो अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपने फिर π/4 ही क्यों लिखा, आपने इसको क्यों नहीं लिया 135 को, है ना। तो यहाँ पर जब अपन ऐसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं तो ये कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं कि अपन ने π/4 ही क्यों लिया। भाई इसकी जगह अपन 135 भी ले सकते थे, या और भी कोई वैल्यू होती हैं, जैसे मान लो साइन 405 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो वो क्यों नहीं लिया, है ना। तो अब इन्हीं सब सॉल्यूशंस को
कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर एक कंसेप्ट लाया जाता है, वो होता है व्यापक। तो जैसे कि मान लो साइन है, उसका अगर व्यापक मान अपन लिखें तो वो होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, ये रहा आपका π/4। तो अब अगर आप ये सॉल्यूशन देते हैं तो सामने वाला आपको ये नहीं कह सकता कि आपने 135 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस जनरल वैल्यू में ये सारी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब मेरा सीधा है कि जो व्यापक मान है वो अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें कि जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यू हैं वो सब अपने आप ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो अपन देखते हैं कि बाकी फंक्शंस के ये कैसे अपन इनको निकालते हैं और इनका सही नोटेशन क्या है। यहाँ सीरियल नंबर देखते हैं अपन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ITF यानी इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन किन किन की बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, ये आपका कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और ये आपका कोसेक इनवर्स। ठीक, इनकी बात कर रहे हैं। जनरल वैल्यू साइन इनवर्स की जनरल वैल्यू होती है आपकी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। कॉस इनवर्स की जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। टेन इनवर्स की जो जनरल वैल्यू है वो आपकी n पाई प्लस अल्फ़ा होती है। कॉट इनवर्स की जो जनरल वैल्यू है वो एज इट इज़ 10 होती है, n पाई प्लस अल्फ़ा। सेक इनवर्स की जनरल वैल्यू कॉस के सेम होती है, तो ये आपकी 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और एट लास्ट हम बात करें कोसेक इनवर्स की, तो ये कोसेक इनवर्स की जनरल वैल्यू हो जाती है आपकी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक, यहाँ सॉरी ये π/4 की जगह आपको अल्फ़ा लिखना चाहिए, है ना, π/4 तो क्वेश्चन में था। तो ये कुछ इस तरह से है। अब इनका नोटेशन देखिए क्या है। जैसे कि मान लो आप साइन इनवर्स x का निकाल रहे हो, तो इसमें क्या होता है s स्मॉल है। अब नोटेशन में क्या होता है इसके कि s कैपिटल बनाते हैं, थोड़ी डार्क बनाते हैं और फिर इस तरह स्मॉल अल्फ़ाबेट लेते हैं। तो साइन इनवर्स का व्यापक मान किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, कैपिटल साइन इनवर्स x से। ऐसे ही यहाँ c कैपिटल होके ये आप कॉस इनवर्स x का, ऐसे ही t कैपिटल और ये डार्क करके टेन इनवर्स x का, और ये c इसका डार्क करके कोट इनवर्स x का, s यहाँ डार्क करके ये आपका सेक इनवर्स x का, कोसेक का यहाँ c डार्क करके ये कोसेक इनवर्स x का। क्लियर। तो इस तरह से कहने का मतलब ये डार्क अपन करके इसको डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे व्यापक मान। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि टेन इनवर्स रूट 3 का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि रूट 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन 60। ठीक, 10 π/3। और टेन इनवर्स ऑफ 10x की वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। तो यहाँ आपका हुआ π/3। अब ये जो मान है इसको कहते हैं विशिष्ट मान यानी पर्टिकुलर वैल्यू। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हमें जनरल वैल्यू यानी व्यापक मान में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह क्या हो गया, ये π/3। क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से पूरी स्टोरी है इसकी। आगे चलते हैं अपन एक टेबल पर। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक नोटेशन टेबल ली है, आप इसकी हेडिंग को पढ़ सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अपने पास त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिनको कि अपन साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x से डिनोट करते हैं, है ना। तो अब अगर अपन तो इसका देखते हैं इनवर्स ट्रेंगुलर फॉर्म क्या होगी। साइन इनवर्स x की आपकी हो जाएगी, तो साइन इनवर्स x को अपन यहाँ लिख सकते हैं आर्क ऑफ साइन x। तो अब क्या है, आपको ये इनवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वैसे अपन जैसे जनरल फॉर्म क्या है, साइन इनवर्स x, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आर्क ऑफ साइन x। ये भी एक अपन जो ट्रेंगुलर फंक्शन है इसका भी इन्वर्स ही है, लेकिन अपन इसी इन्वर्स को एक दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं।
तो कॉस इनवर्स एक्स अगर फंक्शन दिया है तो उसको हम लिख सकते हैं आर्क ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स को आर्क ऑफ टेन एक्स, कॉट इनवर्स को आर्क ऑफ कॉट एक्स एंड सिमिलरली ऑन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक हेडिंग हम देख रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की मुख्य शाखा क्या होती है। अब पहली चीज़ तो ये कि ये मुख्य शाखा क्या चीज़ है, उसके बाद अपन देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की क्या है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, देखिए कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान जिस परिसर में स्थित होता है उसे मुख्य शाखा कहते हैं। अब देखिए इस मुख्य शाखा का यूज क्या है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे मान लो y इक्वल किसी ने आपको दे दिया साइन इनवर्स 1/2, ठीक। अब ये 1/2 आप जानते हो कि 1/2 साइन में 30 डिग्री की भी वैल्यू है, 1/2 साइन में जो है आपकी 150 डिग्री की भी वैल्यू है, 1/2 साइन में 390 की वैल्यू है एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर झंझट ये है कि अपन कौन सी वैल्यू को इसमें से पिक करेंगे, तो अपन वो पिक करेंगे जो इस फलन की मुख्य शाखा में स्थित होगी। अब देखिए साइन की जो मुख्य शाखा होती है वो -90 से आपकी +90 तक होती है। क्लियर। तो अब आप ये देख लो कि इन मानों में इस रेंज में कौन आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका हो गया मुख्य मान। अब ये जो मुख्य मान किस शाखा में स्थित है, इस शाखा में। तो मुख्य मान जिस शाखा में स्थित होता है उसको अपन कहते हैं मुख्य शाखा। अब देखिए यहाँ मैंने इसको पिक क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे इसकी मुख्य शाखा पता है। लेकिन अगर आपको मुख्य शाखा यानी प्रिंसिपल ब्रांच का पता नहीं है तो आप फिर इनमें से पिक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए चलिए अपन एक टेबल देखते हैं जिसमें कि इन सभी की मुख्य शाखा अपन देख लेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक टेबल ली है, सीरियल नंबर, ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्रिंसिपल ब्रांच यानी मुख्य शाखा। जैसा कि आपको पता है कि अपने ये 6 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स और इसी तरह से आपके ये सेक और कोसेक होते हैं। अब इनकी मुख्य शाखा यानी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, साइन की तो मैंने अभी आपको बताई थी, -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल होता है। कॉस इनवर्स में आप देखें तो 0 से पाई का क्लोज इंटरवल होता है। टेन इनवर्स में -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल होता है। कॉट इनवर्स में आपका 0 से पाई का ओपन इंटरवल होता है। सेक इनवर्स में 0 से पाई का है तो क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल, लेकिन इसमें π/2 को नहीं लिया जाता क्योंकि सेक 90 की वैल्यू होती है आपकी इन्फिनिटी। कोसेक में क्या है कि -π/2 और +π/2 का क्लोज इंटरवल होता है, लेकिन इसमें 0 को कंसीडर नहीं करते। क्लियर। तो ये था आपका प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक, आप इस टेबल को ज़रूर लर्न करें जिससे कि 1 नंबर का क्वेश्चन जो मुख्य मान का आता है वो अपन इस टेबल को देखकर ही सॉल्व कर लेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है और इसके यूज से कैसे मुख्य मान निकालना है वो अपन देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो है वो फुल्ली रिलेटेड होगा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान से। तो स्टूडेंट्स ये था अपना पार्ट 1। इसमें मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जनरल वैल्यू होती क्या है, जनरल वैल्यू को और कैसे व्यक्त किया जा सकता है, मुख्य शाखा और ये मुख्य शाखा की जो पूरी टेबल है ये सब मैंने आपको समझाई। तो ऐसे ही इसके और पार्ट्स को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।